कराची में रमजान मुबारक के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 56 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए। हम ईद की खुशियों पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बढ़ती महंगाई में एक नौजवान बड़ा मुश्किल इस वक्त हालात का सामना कर रहा है, वो बड़ा मायूस हो चुका है। तो ये बढ़ती हुई मायूसी को नौजवानों में कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जो रोज़गार के सिलसिले में मायूस हैं, जिन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, जो कोई बिज़नेस करते हुए डरते हैं, करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। तो ये इस नाकामी के डर को कैसे निकाला जा सकता है नौजवानों के अंदर से? और महंगाई का तूफान, रवा साल ईद खरीदारी इंतहाई कम रही। ताजिरों ने रवा ईद सीजन को 75 सालों का मायूस कुन तरीन साल करार दिया है। बाजारों में रश के बावजूद खरीदारी 40% तक महदूद रही। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बमुश्किल 1.25 करोड़ अफराद ईद पर नए कपड़े खरीद सके। हमाद, ये अभी ये एक रिपोर्ट भी आई जिसके मुताबिक अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसी तरह चलती रही इस रेट के साथ, तो बाय 2050 ये पॉपुलेशन रेट विल रीच 355 मिलियन। हमारा लाइक रेट है एक्सचेंज रेट अभी डॉलर की अवेलेबिलिटी पर शॉर्ट हुई है। तो इस आप समझते हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरजीहात में से शामिल है ये एक मसला भी, और अगर है तो किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को? पॉपुलेशन सरकारी तरजीहात की बजाय अवामी तरजीहात में शामिल नज़र आती है मुझे तो। बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। अगर आप जिस चीज़ का भी पीछे जाएं, उसका बैकग्राउंड देखें, तो आपको हर चीज़ में हर इंडस्ट्री में हम स्ट्रगल करते हुए पॉपुलेशन की वजह से नज़र आएंगे। आप अस्पताल देखें तो वो पॉपुलेशन के तनासब से कम नज़र आते हैं। आप स्कूल्स देखें तो वो पॉपुलेशन के तनासब से कम नज़र आते हैं। आप जजेस के पास देखें, अदालतों में देखें तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी पॉपुलेशन के तनासब से जजेस भी कम है हमारे पास। तो पॉपुलेशन जिस स्पीड से हमारी बढ़ रही है, हम करंट पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम आने वाले वक्त में कैसे करेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो अगले 10 साल में एक रिपोर्ट में अच्छा, वैसे एक तो नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ स्कूल्स आपने कहा है ना कि ऑलरेडी हमें कम दिखाई दे रहे हैं, अब उसमें से कितने जो हॉस्पिटल्स और कितने ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो कि घोस्ट हैं। आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, वहाँ पर गैर मेयारी सहूलियात आपको मिलेंगी, और उसके अलावा अगर स्कूल्स देखा जाए तो घोस्ट स्कूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगेन ऑलरेडी नंबर भी कम है, फिर उसके बाद ये हालात भी हैं। ऐसा ही है। मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है हमारी। किसी भी चीज़ में हम जाएं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएं, तो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है। उसकी वजह से हमारी ना पॉपुलेशन मैनेज हो रही है, ना हमारे रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट मैनेज हो रही है। हम मैनेजमेंट के लिहाज से भी देखें तो हम हर चीज़ में बहुत पीछे रह चुके हैं। आप देखें, सर ने बात की बांग्लादेश की, ईरान की, हमें उससे सबक सीखना पड़ेगा। अगर हम सबक नहीं सीखते तो जैसे मैंने कहा है 10 साल में हमारी ग्रोथ इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन की, एक पूरा मुल्क साउथ अफ्रीका का हमारे में ऐड हो जाएगा। हम उस वक्त क्या मैनेज करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएंगे? एम्प्लॉयमेंट एक आपने जैसे बात की, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, लेकिन उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी और भी रीजंस हैं। अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। 6.5% है नॉर्मल रेट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें 16.5% है। तो जो आवाम सोचती है कि पढ़ लिख के बाद उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे डिग्री की वजह से, वो उसके बरक्स है जी। जितना आप पढ़ते जाते हैं उतनी आपकी नौकरियां कम होती जाती हैं। इसी तरीके से मास्टर्स में और कम होती जाती हैं, PhD में और कम होती जाती है। अब नौकरियां कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हमारी फिर बात वही, हम एक ऐसे भंवर में है कि हर चीज़ घूम के हम वापस उधर ही आ जाते हैं। मईशत नहीं है हमारे, स्टार्टअप कल्चर नहीं है हमारे अंदर। स्टार्टअप कल्चर कहाँ से आएगा? हम आवाम को, हम बिजनेसेस को फैसिलिटीज़ देना तो दूर की बात, हम तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी छीन लेते हैं। हम उनसे बिजली छीन लेते हैं, हम उनसे इंटरनेट छीन लेते हैं, हम उनसे सोशल मीडिया छीन लेते हैं। फिर हम बच्चों को कहते हैं कि आप बाकियों की निस्बत पीछे क्यों रह गए आवाम दुनिया में। हम बात तो करते हैं कामयाब नौजवान की, बाइख्तियार नौजवान प्रोग्राम की, लेकिन हम नौजवान को बेख्तियार कर देते हैं। ना उसको एजुकेशन देते हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें गालिबन जो मैंने फिगर देखी थी वो 210 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनमें से 83 सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास है, बाकी तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों में इतना डिस्कनेक्ट क्यों है जॉब में, आप उसको कवर करने के लिए क्या करें। यही बात जो पहले हम कर रहे थे प्लान की, हमारे प्लान्स जो होते हैं वो टारगेट्स होते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान्स नहीं होते। हम सिर्फ टारगेट सेट कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि ये हमें करना है,
وہاں تک پہنچنا کیسے ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے حالات سال بہ سال مشکل رہے ہیں اور اب تک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات یہ مشکل ہیں اور اس میں اگر آپ وہی کریں گے جو آپ پہلے کرتے ہوئے آئے تو نہیں چل پائے گا. تو جیسے آپ نے اشارہ کیا ڈیجیٹل مواقع کھلے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں روزگار نوکری سے نکل کے ہمیں کاروبار کرنے میں تلاش کرنا ہے اور اس ملک میں بے شمار مواقع موجود ہیں جس میں کاروبار کسی ایک کا کرنا آپ جانتے ہیں بے شمار کے لیے نوکری کی بھی گنجائش بناتا ہے. تو مائنڈ سیٹ شفٹ صرف ڈیجیٹل نہیں بلکہ جاب سے نکل کے اگر آپ انٹرپرینورشپ سوچیں گے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 کاروبار میں ہیں اور صرف 1 ملازمت میں چھپا ہے. تو یقیناً یہ وقت آپ کو دعوت دے رہے ہیں, اگر آپ چیلنجڈ ہیں تو اس میں موقع ڈھونڈیں اور اپنی راہ تبدیل کریں تاکہ آپ آنے والے وقتوں سے کوپ کر سکیں, کیونکہ مشکلات آسان نہیں ہونی, مہنگائی مزید بڑھنی ہے. آپ نے اپنی تنخواہ بڑھانے پہ کام کرنا ہے اور تنخواہ سے نکل کے اگر آپ منافع پہ آ جائیں اور جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ انویسٹ کرنے پہ آئے, سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے کیونکہ یہی ہمارا طریقہ رہے گا آنے والے کچھ سالوں کے لیے. ڈالر نہیں مل رہا, امپورٹ ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں, اچھا جو مارک اپ ہے وہ 23-24%, 25% تک ہے. ایسے کوئی بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کو ہم 25% پہلے بینک کے لیے ارن کریں اور پھر اپنے لیے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انرجی کرائسس, انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے. لائک بجلی کا ہماری پرائز تقریباً 16 سینٹ ہے اور جبکہ ہمارے ریجنل کنٹریز میں 8 سینٹ ہے, 6 سینٹ ہے, تو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ ہمیں پش کر رہی ہے کہ انکریز دا ایکسپورٹ, پر ایکسپورٹ ہماری انکریز نہیں ہو سکتی جب تک ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے. اچھا, یہاں پر آپ نے لفظ کمپیٹیٹیو یعنی مسابقت کے عمل کے متعلق بات کی. یو مسٹ بی اویئر کہ ہم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے اندر وی آر ون آف دا موسٹ ایکسپینسو when it comes to cost of doing business, purchasing power parity and overall comparison اگر کیا جائے کہ earning versus the kind of costs that we are bearing, تو اس میں کوئی compromise تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل کرنا پڑے گا. اگر جیسے اب $30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے فرام لاسٹ سو مینی ایئرس, گورنمنٹ اب ہمیں کہہ رہی ہے کہ ویژن 2030 فیڈریشن لے کے آئی ہے 2030 ویژن, کہ اس میں ہم گریجولی ہر سال لائک 10 to 20 بلین ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے اور 2030 تک ہم نے اس کو $100 بلین لے کے جانا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے, پر یہ جو ہمارے انرجی یہ یوٹیلیٹیز کے ایشوز ہیں, اگر یہی ابھی SIFC نے 9 سینٹ پہ اس کو الیکٹریسٹی کو کر دیا ہے, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 9 سینٹ بھی ہو جائے تو تب بھی ہم کمپیٹ کر لیں گے ریجنل کنٹریز کے ساتھ. بٹ رائٹ ناؤ آپ کو ایک بڑی عجیب سی میں بات بتاؤں گا, عوام میں بھی ایک بے چینی ہے. ظاہری بات ہے جب عید کا فرور اور عید کی خوشیوں کے بعد جب ویل گیٹ بیک انٹو دا ریئل ورلڈ اور ریئلٹی کی طرف واپس آئیں گے تو انفلیشن اویٹس اس. IMF کی بڑی ٹائٹ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹائٹ روپ واک کرنی پڑے گی آپ کو. آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان ان دا کمنگ 6 months. تو آپ کے خیال سے کیا تاجر صنعت کار برادری نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے فار ہائر ٹیکسز, فار ہائر انفلیشن, فار ہائر ویجز, فار ہائر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس؟ نہیں, ایکچولی بالکل نہیں تیار کیا. ایکچولی آلریڈی کئی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. اگر یہی سچویشن رہی اور ٹیکسز لگے اور چیزیں ہم پہ امپوز ہوئی تو میرا خیال جو تھوڑی بہت 25-30% انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی.